मूवी की शुरुआत में जापान का टोक्यो सिटी दिखाया जाता है जो रात में भी जगमगा रहा है। एक बिल्डिंग में योशिको नाम का एक आदमी अपने ऑफिस में रात तक काम कर रहा होता है। अगले शॉट में उसके घर पर एक बैग डिलीवर होता है। उसकी पत्नी जब उस बैग को सुबह खोलती है तो उसमें उसके मायके से फ्रेश फिश आई होती है। वो अपने पिता को फ़ोन करती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी फ़िश बहुत ही फ्रेश है, तुम इसे ग्रेवी में डालोगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और तुम बताओ, तुम दोनों बच्चों को लेकर गांव कब आ रही हो? जल्दी ही आएंगे पिताजी, यह कहकर वो अपनी बेटी यूरी को फ़ोन देती है। पर यूरी ही अपने नाना जी से बात नहीं करती और उसे फ़िश भी पसंद नहीं होती। मित्सो को फ़िश बनाना भी नहीं आता। वो योशिको से मदद मांगती है पर वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और अपनी पत्नी की मदद नहीं करता। मित्सो तो फ़िश को फ्रिज में रख देती है और मायके से आए हुए कैबेज निकालती है। उसमें से कीड़ा निकलता है और वह उसे धोकर रख देती है। इतने में उनका बेटा केंजी मुँह में बर्गर दबाकर अंदर आता है और किसी से एक शब्द भी कहे बिना अपने कमरे में चला जाता है। लगता है वो कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने लैपटॉप के आगे बैठता है और तभी उसकी क्लासमेट जो कि उसकी क्रश भी है वो फ़ोन करती है और क्लास नोट्स मांगती है। वो नोट्स भेजता है और अपनी क्रश की वीडियोस को निहार रहा होता है। दूसरे कमरे में उसकी बहन ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और मोबाइल पर ड्रेसेस को स्क्रॉल करके देख रही होती है। तब उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और वो फ़ोन को चार्ज में लगाती है। फिर वो अपने स्कूल फ्रेंड को मैसेज करने लगती है। मित्सो अकेले किचन में काम कर रही होती है और वो कहती है कि ये बच्चे हमेशा मोबाइल पे क्यों चिपके रहते हैं। योशिको उसकी बात अनसुनी करके सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता। 3 बजे से सब कुछ बंद पड़ा होता है। किसी को शायद कुछ नहीं पता होता। करंट न होने की वजह से फ्रिज में रखी मछली ख़राब हो जाती है और मित्सो उसे कचरे में फेंक देती है। लाइट, टीवी, इलेक्ट्रिक कुकर, टॉर्च, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूरी का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। पर बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के लिए और योशिको अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। मित्सो खाना बनाने के लिए गैस स्टोव चलाती है पर तब तक तीनों बाहर चले जाते हैं। बाहर लिफ्ट बंद होती है और तीनों 10वें फ्लोर से नीचे उतरते उतरते थक जाते हैं। यूरी स्कूल के लिए निकलती है और केंजी साइकिल में कॉलेज जाता है। योशिको भी रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां भी कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि सारी ट्रेन इलेक्ट्रिक होती है। वहां पर जाने वाले लोगों की भीड़ लगी होती है। अब कॉलेज के रास्ते में केंजी के हेडसेट और ब्लूटूथ ईयरफोन ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं पर टैक्सी काम नहीं करती। टैक्सी या कोई भी गाड़ी काम नहीं करती। लगता है गाड़ियों की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। मित्सो जो रोज लिफ्ट में कचरा लेकर नीचे डालती थी, बेचारी 10वीं मंजिल से नीचे उतरकर कचरा डालती है। और दूसरे फ्लैट वाले कहते हैं कि लगता है करंट नहीं आएगी, कैंडल्स खरीदने पड़ेंगे। और ये कहकर वे बाजार जाते हैं। मित्सो को भी ठीक लगता है पर अब 10वें फ्लोर के ऊपर चढ़ के पैसे निकाल कर वापस नीचे कौन उतरेगा। यहाँ लगता है कि योशिको पैदल ही ऑफिस पहुँच गया था। वहाँ तो ऑटोमेटेड डोर भी काम नहीं करता। सब डोर तोड़कर अंदर जाते हैं पर अंदर जाकर देख करेंगे क्या। कंप्यूटर, फ़ोन सब तो बंद पड़े होते हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज में भी बहुत कम स्टूडेंट आए होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता। दूसरी ओर सुपरमार्केट में कैंडल खरीदने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। ज़्यादातर लोग लकड़ी स्टोव यूज करते हैं और बिना करंट के वे खाना नहीं पका सकते, इसीलिए वे रेडीमेड फूड आइटम और पानी खरीदने सुपरमार्केट में जमा हुए होते हैं। सामान खरीदने के लिए भी वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले गए होते हैं। यार, करंट के बिना कार्ड स्वाइप कैसे करोगे? जिनके पास कैश होता है वे चीज़ें खरीद कर चले जाते हैं। ऊपर फिर जिस गाड़ी में सुपरमार्केट का सामान होता है वो भी कहीं रुकी पड़ी होती है और इस वजह से स्टोर की चीज़ें तेज़ी से ख़त्म होने लगती है। और ऑफिस में सबको छुट्टी देकर कहते हैं कि जब करंट आएगी तब अपना मुँह दिखाना। रास्ते में योशिको एक साइकिल शॉप में जाता है। साइकिल की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि उसके लिए करंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन बढ़ते डिमांड के कारण साइकिल का रेट आसमान छू रहा है। दुकानदार कहता है कि ज़रा देर मत कीजिए वरना शो ख़त्म हो जाएगा। बेचारा योशिको उसे मुँह मांगी कीमत देकर साइकिल खरीद लेता है और उसी से घर पहुंचता है। साइकिल से पार करके सीढ़ियाँ चढ़ता है। घर जाते जाते बेचारे की पूरी हवा निकल जाती है। अब किसी तरह सब घबरा जाते हैं। उस रात पूरी फैमिली साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करती है। किचन का सिंगल टॉयलेट फ्लैश भी काम नहीं कर रहे होते हैं। ड्यूटी का पक्का योशिको अंधेरे में भी ऑफिस में काम करता है। इस आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा सोचकर मित्सो बालकनी से आसमान को देखती है। सिटी की लाइट्स के बिना रात का आसमान और भी चमक रहा होता है। बच्चों के पास फ़ोन, ब्लूटूथ, हेडसेट, लैपटॉप जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती और कोई रास्ता न पाकर वो भी बालकनी में आ जाते हैं। और पूरी फैमिली वहाँ जमा होकर सोचती है कि कल तो करंट आ ही जाएगा, पर दूसरे दिन भी करंट नहीं आता। वॉशिंग मशीन की जगह मित्सो सारे
कपड़े धो रही होती है और वो भी बहुत ही कम पानी में। योशिको ऑफिस जाता है तो वहाँ बॉस सबसे कहता है, यहाँ क्या मैंने पावर प्लांट खड़ा किया है? घर चले जाओ, जब करंट आएगा तभी आना। योशिको को घर पर रहने की आदत नहीं होती, इसीलिए घूमने निकलता है। तभी एक लड़का उसकी साइकिल पर बुरी नज़र डालता है और योशिको उसे भगा देता है। केंजी अपने क्रश के घर जाता है तो वो है बोरिया बिस्तर बांध कर फैमिली के साथ कहीं जा रही होती है। वे बताते हैं कि यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ घर में पानी नहीं होता और इससे मित्सो पास के वाटर टैंक में जाती है और लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन बिना करंट के बोरीवेल से पानी कैसे निकलेगा भाई? वो लोग भी बेबस होकर लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। योशिको कुछ पैसे निकालने बैंक में जाता है क्योंकि एटीएम बंद पड़े थे। वहाँ बहुत भीड़ होती है, कंप्यूटर तो काम करने से रहे तो अकाउंट कैसे देखेंगे? बैंक वाले कहते हैं कि भाइयों और बहनों, घर जाकर अपनी पुरानी पासबुक लेकर आओ, अगर उसमें बैलेंस है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अब बैंक वाले भी ऐसे थोड़ी सबको पैसे दे सकते हैं। वहाँ का माहौल देखकर आपको नोटबंदी का वक्त ज़रूर याद आया होगा, जब हमने लाइन में लगकर बैंकों में अपने सारे पैसे जमा किए थे और जब पैसे निकालने गए तो 5,000 या 10,000 ही दिए जाते थे। वैसा ही माहौल यहाँ भी होता है। इस भीड़ में योशिको की ऑफिस की फाइल गिर जाती है और उसको समेटने के चक्कर में वो लोगों की मार खाता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। क्या सिर्फ टोक्यो में ही करंट नहीं है, पूरी दुनिया का ही यही हाल है? और अचानक करंट सप्लाई इस तरह से बंद कैसे हो गई और कितने दिन से ऐसा चलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती। सोचिए अगर आपके पूरे शहर या गांव में अचानक करंट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरे शहर में किसी को फ़ोन करके पूछेंगे कि वहाँ का क्या हाल है, और यहाँ मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? तो दूसरी जगह क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रख पाएंगे। ऐसी हालत में टोक्यो के लगभग सभी लोग अपना सामान बांधकर पास के शहर में जाने लगते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए कोई नहीं आता, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता और वे एक एक करके मर रहे होते हैं। आखिर में योशिको की फैमिली भी शहर छोड़कर मित्सो के मायके जाने का फैसला करती है।